चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहां पर 15 मई के सभी करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा, बहुत ही शानदार करंट अफेयर हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमको आज यहां पर देखने को मिलेंगे, तो एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। देखिए, ये जो रेल कॉरिडोर है या फिर ये जो ट्रेन है, ये नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन से तेज होती है और बुलेट ट्रेन से कम स्पीड इसकी देखने को मिलती है। तो अगर अप्रोक्स इसकी स्पीड देखें तो 160 किलोमीटर पर आवर से 220 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है? सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इंडिया का पहला बनाया जा रहा है अहमदाबाद से धोलेरा कॉरिडोर। यहां पर हम धोलेरा कॉरिडोर की बात करें या धोलेरा नाम के प्लेस की बात करें तो ये एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि गुजरात में डेवलप किया गया है। तो अहमदाबाद से धोलेरा कॉरिडोर तक इंडिया के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। ओके, 20,667 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। 20,667 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में इसे विकसित किया जा रहा है और करीब 134 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन को इसमें जोड़ा जाने वाला है। अहमदाबाद से धोलेरा रीजन और इसके अलावा जो लोथल है, लोथल का नाम सुना होगा, गुजरात में एक सिंधु घाटी साइट है, सिंधु घाटी का एक बंदरगाह है लोथल गुजरात में, तो उसे भी इससे कनेक्ट किया जाएगा ताकि अहमदाबाद से धोलेरा रीजन तक रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। तो यह इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट है जो कि अहमदाबाद धोलेरा रेल कॉरिडोर के नाम से पुकारा जा रहा है। नाम समझ में आ गया? ओके, 220 किलोमीटर पर आवर एक डिजाइन स्पीड रखी गई है और ऑपरेशनल स्पीड इसकी 200 किलोमीटर पर आवर तक रहने वाली है। 2030-31 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी, टारगेट रखा गया है। सेमी हाई स्पीड रेल आपको समझ में आ गया। धोलेरा के बारे में आपको पता चल गया, प्लान्ड इंडस्ट्रियल रीजन है गुजरात का, और लोथल सिंधु घाटी का एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी एक साइट है जो कि गुजरात में देखने को मिलती है। और गुजरात में ये सिंधु घाटी का एक बहुत ही पुराना एक बंदरगाह पोर्ट है जहां से मिडिल ईस्ट के देशों में कभी व्यापार किया जाता था। तो इन सभी को जोड़ा जाएगा इस रेलवे कॉरिडोर के साथ। मई 2026 में सीबीआई के निदेशक के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया है? तो कल ही हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात की थी जिसकी बैठक चल रही थी। अब मई 2026 में सीबीआई के जो अभी तक डायरेक्टर थे, कौन थे ये है प्रवीण सूद। इन्हीं के कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कंटिन्यू करेंगे सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में कौन? प्रवीण सूद। इजी। तो 24 मई 2026 के बाद 1 साल का इनका कार्यकाल कंटिन्यू रहने वाला है। 24 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और इसीलिए लगातार जो कमेटी है उसकी बैठक चल रही थी जो कि सीबीआई के डायरेक्टर के नाम पर मुहर लगाती है या फिर विचार करती है। तो आपको मैंने कल बताया था कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है इनकी, उसमें पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी शामिल होते। कल हमने बात की थी इसकी। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में प्रवीण सूद, जो कि 2023 से सीबीआई के डायरेक्टर हैं, मई 2023 से, इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। मई 2023 में जब प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर बने थे, उसके पहले ये कर्नाटक राज्य में डीजीपी के रूप में कार्यरत थे कर्नाटक में। इनको फिर मई 2023 में सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया था। आपको पता है पहले भी इनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है। 2025 में सोनू सूद बोल रहा हूं, प्रवीण सूद का कार्यकाल खत्म हो रहा था 2025 में, तब भी इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। अब एक बार फिर से प्रवीण सूद को 2026 में एक्सटेंशन दिया गया है उनके कार्यकाल के लिए, और अब ये 2027 तक
सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में एक वाक्य बहुत फेमस है इंडिया में, जब भी पॉलिटिक्स में बात होती है तो इसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सीबीआई जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक जांच एजेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी बार मिसयूज करती है सीबीआई का, इसीलिए इसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस जो हैं या फिर ऐसे जो साइबर क्राइम है, बैंकिंग फ्रॉड है, इन सभी की जांच के लिए संस्था काम करती है। अगर सीबीआई की शुरुआत देखें तो एक एक्ट के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। 1963 में सीबीआई पहली बार बनी थी, 1963 में। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स के अंतर्गत कार्य करती है। इन शॉर्ट गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई देखने को मिलती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में जो हाई पावर्ड कमेटी है जो कि चयन करती है, उसमें पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो एलओपी है वो शामिल होते हैं। तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं क्योंकि पीएम है, और एलओपी हैं राहुल गांधी। तो याद रखिएगा सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, तो यह है प्रवीण सूद। आगे चलते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां विकसित किया जाएगा? इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, इसे डेवलप किया जाएगा थूथुकुडी में। अगर हम थूथुकुडी नाम के प्लेस की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में ये पहले तुतीकोरिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहां पर भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जाना है। पहले तो देखो यहां पर बात किसकी हो रही है? ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां पर डेवलप किया जा रहा है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। पहले यह समझो कि शिपयार्ड क्या होता है। देखिए, शिपयार्ड वो प्लेस जहां पर शिप का निर्माण किया जाता है या फिर उसकी रिपेयरिंग का काम किया जाता है या मेंटेनेंस का काम किया जाता है। ठीक है, तो शिपयार्ड वह जगह जहां पर बड़े जहाज बनाए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, उनके मेंटेनेंस का काम किया जाता है। चाहे वो कार्गो शिप हो, ऑयल टैंकर हो, नेवी शिप हो, इन सभी का निर्माण किया जाता है और इनका मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये होते हैं शिपयार्ड। अब बात आती है ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की। अगर हम एक कदम और आगे जाएं तो ग्रीनफील्ड शिपयार्ड वो शिपयार्ड जो कि शुरू से एक खाली जगह पर बनाया जा रहा है, मतलब पहले से कोई अदर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, नए सिरे से कुछ भी नहीं है, नए सिरे से पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, पूरा शिपयार्ड नए सिरे से बनाया जा रहा है। अभी वहां पर केवल खाली जमीन है। तो ये होता है ग्रीनफील्ड कोई प्रोजेक्ट जो शुरू से बनाया जाता है। तो ये ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं 3 कंपनियों के द्वारा। तो उनके द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सी 3 कंपनियां? तो एक तो कोरिया की है, इंडिया की है, ठीक है ना, तमिलनाडु की, और एक सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के बीच समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। यह समझौता इनके मतलब इस मिनिस्ट्री ने इन तीनों के बीच में समझौता करवाया है। इसके तहत भारत का मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का निर्माण किया जा रहा है। तो यह भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है जो कि विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। समझ में आ गया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्या होता है, यह भी क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रोजेक्ट जो है ना भारत और साउथ कोरिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क वोएजेस के तहत शुरू किया जा रहा है। मतलब इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में मरीन कॉर्पोरेशन को मजबूत करने वाला है ये जो पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, शिपयार्ड की एनुअल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी देखिए तो 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज इसकी कैपेसिटी है। अब सर ये भी समझ नहीं आया, देखो क्या होता है अगर हम इसकी बात करते हैं कि ग्रॉस टनेज क्या है, तो एक इंटरनेशनल पैमाना है। इसमें क्या होता है कि शिप का वजन नहीं देखा जाता, शिप के अंदर कितनी जगह है ना, शिप कितना बड़ा है, अंदर कितनी जगह है, वो मापने का एक इंटरनेशनल मात्रक के पैमाना है जिसे कहा जाता है ग्रॉस टनेज। इसी के आधार पर देखा जाता है कि कोई शिपयार्ड कितनी कैपेसिटी का है।
मतलब वो कितने बड़े बड़े जहाज बना सकता है। तो ये 2.5 मिलियन ग्रोस टनेज इसकी कैपेसिटी होगी, एनुअल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, जिससे ये भारत की सबसे बड़ी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा। इजी। अच्छा, इनिशिएटिव जो है ना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी को बढ़ावा देगा। मैरीटाइम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया। ग्रोस टनेज, ये जो कैपेसिटी है किस आधार पर मापी जाती है, ये आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, इजी हो जाता है आपके लिए। थुथुकोडी की यहां पर बात कर ले, तमिलनाडु का एक प्लेस है, तुतिकोरिन के नाम से जाना जाता है। पूरा एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु की, थुथुकोडी, है ना। यहां पर फेमस जो पोर्ट देखने को मिलता है वो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर है ये? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह है थुथुकुडी, और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना, प्लेस पूछा जा सकता है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आज आप आर्ट एंड कल्चर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, काफी एग्जाम में, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की एग्जाम हो, आर्ट एंड कल्चर से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे लोक नृत्य हो गया, फोक डांस हो गया, है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नाट्य हो गए, या फिर किसी का कहीं का मेला है, कोई संस्कृति या फिर कोई भी कल्चरल हेरिटेज है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी के लिए आप आर्ट एंड कल्चर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, यहां से आप इससे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ओके, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2026 में केंद्र सरकार ने सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ये क्या है बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि योजना क्या है। सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी है और इसके लिए टोटल 37,500 करोड़ रुपए, ठीक है, कि ये योजना है जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई। 37,500 करोड़ रुपए, 33,500 करोड़, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन, सरफेस कोल मतलब भूमिगत जो कोयला होता है, और अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो भूरा कोयला इसे कहा जाता है। इसके गैसिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, पूरा नाम है इसका सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है 37,500 करोड़ रुपए की स्कीम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी प्रदान की, और इस स्कीम के तहत 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन टारगेट का लक्ष्य रखा गया है। प्रोसेस है एक प्रकार की, अगर हम कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोयले को, चाहे वो भूमिगत कोयला हो चाहे वो भूरा कोयला हो, उसे गैस के फॉर्म में बदला जाता है, ठीक है ना, जिसे सिन गैस कहा जाता है। तो फर्टिलाइजर में, फ्यूल में, अलग अलग जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया है, ठीक है ना। तो कोल गैसिफिकेशन टारगेट हासिल करना 100 मिलियन टन का 2030 तक, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करना, एलएनजी, यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल जैसे जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उस पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने में इस योजना से मदद मिलेगी। समझ में आया? तो इजी है, याद रखना। आगे आते हैं। कोल गैसिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोल या लिग्नाइट का यूज करके उससे सिंथेसिस गैस या सिन गैस में बदला जाता है, और फिर इसका यूज किया जाता है फ्यूल, केमिकल, फर्टिलाइजर। तो जो हमारी विदेशों पर डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर, उसे कम करने में इस योजना से मदद मिलेगी। इस स्कीम से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया, करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी, और सरकार को भी हर साल 6,300 करोड़ रुपए का इससे फायदा होने वाला है। तो क्योंकि जो इंपोर्ट किया जाता है जब वो कम होगा ना, तो गवर्नमेंट को भी इससे अतिरिक्त आय होने वाली है। तो आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है। अगर हम भारत के पास लगभग कोल रिजर्व देखें तो 401 बिलियन टन का कोल रिजर्व है, और इसके अलावा 47 बिलियन टन का लिग्नाइट रिजर्व इंडिया में देखने को मिलता है। अगर इसे सिनगेस में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, जितना भी हम कर पाए, तो इससे दूसरे सेक्टर को काफी बूम मिलेगा, ठीक है।
नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन ये 2021 में शुरू किया जा चुका था, अभी इससे वापस मंजूरी दी गई है। कोल को फ्यूल या केमिकल में बदलना या फिर गैस जो सिन गैस है उसमें कन्वर्ट करना नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी इस योजना के लिए 2030 तक 37,500 करोड़ रुपए की यह स्कीम है जिसे मंजूरी प्रदान की गई है। द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द एवफुल नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? दो बुक है यहां पर, देखो, एक है द बेंच, द बार एंड द बिजार, सेकेंड है द लॉफुल एंड द एवफुल। इन दोनों बुक को लिखा है तुषार मेहता ने। तुषार मेहता कौन है? ये भारत के सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद देखने को मिलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील। सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मुद्दे पर कानूनी मुद्दों पर सलाह देने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है, एक संवैधानिक पद है। इनके बाद जो दूसरे बड़े विधि अधिकारी होते हैं देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं, और इस पद पर वर्तमान में देखने को मिलते हैं तुषार मेहता। तो ये दोनों बुक जो है ना तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई है। अब यहां पर देखिए, आपको देख के लगेगा कि ये दोनों जो बुक है, क्योंकि ये विधि अधिकारी हैं तो लॉ पर लिखी होगी। जो नए स्टूडेंट आएंगे जो लॉ कर रहे होंगे या फिर जो वकालत कर रहे होंगे तो उनको समझने में, वकालत समझने में या फिर ट्रेनिंग जो होती है उनकी, उसमें ये बुक मदद करेगी। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये जो दोनों बुक है ना हास्यास्पद बुक है, मतलब एक बोलते हैं ना हम सटायर के तौर पर जिसे देखा जाता है, मजाक मस्ती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कोई डिसीजन आए तो उससे रिलेटेड कुछ अनयूजुअल, कुछ मतलब ह्यूमर के तौर पर जो यूज किए जाते हैं, सटायर के तौर पर कुछ मतलब हंसी मजाक से संबंधित जो घटनाएं घटी है ना उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। मतलब जो नॉर्मली लीगल राइटिंग है ना उससे अलग हटके ये बुक है। तो कोर्ट, जजेस या फिर लॉयर से जुड़े हुए जो भी ऐसे हंसी मजाक के जो मुद्दे हैं ना उन पर बेस्ड इन बुकों को लिखा है, और इसके माध्यम से एक तंज कसने की कोशिश की है किसने? तुषार मेहता ने। तो इस बुक में नॉर्मली जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना वकालत की, उनके लिए ये बुक नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए समझिएगा, जजमेंट पर चर्चा की गई है और मनोरंजन के लिए इससे बनाया गया, एक जो ह्यूमन साइड होता है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो दो बुक है यहां पर और दोनों बुक को लिखा है तुषार मेहता ने, और हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। दोनों बुक को अमित शाह जी ने लॉन्च किया है और तुषार मेहता के द्वारा ये दोनों बुकें लिखी गई है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस बारे में यहां पर बात की गई है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में, दूसरे बड़े विधि अधिकारी का यह पद होता है इंडिया में, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट या अदर राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं तो वहां पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए यह पद होता है, विधि अधिकारी। तुषार मेहता का जो अपॉइंटमेंट है 2018 में हुआ था इस पद पर, 2023 में इनको रीअपॉइंट किया गया और करंट जो टेन्योर है वो 30 जून 2026 तक है, और अगर इसके बाद बढ़ाया जाता है तो फिर ये कंटिन्यू करेंगे, फिर जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। तो ये है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का रोल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अटॉर्नी जनरल के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी। ठीक है। वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ इसे कहा जाता है। इसके नए अध्यक्ष के रूप में 2026-27 के लिए अपॉइंट किया गया है आर मुकुंदन को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। तो आर मुकुंदन ये 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। राजीव मेमानी अभी तक इस पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है आर मुकुंदन ने। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया गया है जिनका नाम है शाश्वत गोयनका। पर प्रेसिडेंट आप याद रख लो, अगर पूछे जाएंगे तो प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये है आर मुकुंदन। ठीक है। संस्था की बात करें तो ये भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, उनका एक संघ है, एक बोल सकते हैं कि एक एसोसिएशन
गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में ब्रिज के रूप में यह संस्था काम करती है। 1895 में एक दूसरे नाम से इसकी स्थापना की गई थी। 1895 से यह संस्था काम कर रही है, आगे चलकर इसका नाम भी बदला गया था और अब इसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 15 मई को। कब? 15 मई को। जो सोसाइटी है ना, देखिए कभी आदि मानव थे, है ना, क्योंकि वो अकेले रहते थे, कभी सोसाइटी बनी। अब जो सोसाइटी का इंपॉर्टेंस है ना एक ह्यूमन लाइफ में, उसको दर्शाने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल फैमिली डे हर साल 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी। यह है 15 मई, ठीक है। कब शुरुआत की गई थी? 1993 में शुरुआत की गई। 15 मई को हर साल यह डे मनाया जाता है। 2026 में फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल फैमिलीज डे की। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या वर्ल्ड परिवार दिवस आप इसको पुकार सकते हैं। तो इंटरनेशनल फैमिली डे या अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को यह मनाया जाता है। फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग ये थीम रखी गई है 2026 में। आगे आ जाए। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी? तो तमिलनाडु के सीएम बने हैं जोसेफ विजय, है ना, थलपति विजय जो एक्टर है। तो उन्होंने सीएम बनने के बाद राज्य में जो महिला सुरक्षा है उसके लिए काम करते हुए एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही है। ये जो टास्क फोर्स है सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स है, तमिलनाडु में इसे बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए ये तमिलनाडु में काम करेगा टास्क फोर्स। अब ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना सिंगापेन, इसमें सिंगा जो वर्ड है ना एक्चुअल में ये शेरनी को दर्शाता है, और सिंगापेन अगर पूरा देखें तो शक्तिशाली महिला या फिर जो शेरनी है, बहादुर महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं ये तमिल वर्ड इंडिकेट करता है। तो सिंगापेन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स महिला सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा, और इसमें जो भी फोर्स शामिल की जाएगी, महिला जो फोर्स होगी वो आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी, टेक्नोलॉजी से लेस होगी, और ये राज्य में अलग अलग जगह पर काम करेगी। सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, या फिर कोई रश वाली कोई जगह है जहां पर बहुत भीड़ भाड़ है, जो बाजार है, मार्केट है, तो वहां पर विमेन सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, विमेन फ्रेंडली पब्लिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये टास्क फोर्स काम करने वाली है। तो टास्क फोर्स का नाम क्या है? सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स। तमिलनाडु में इसका गठन किया जाएगा। यह फोर्स सीधे सीएम के सुपरविजन में काम करेगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए, हेड करने के लिए एक आईजीपी का नया पद भी बनाया जाने वाला है। तो तमिलनाडु में इस टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा महिला सुरक्षा के लिए। भारत का पहला ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? भारत का पहला जो कि शुरू हो चुका है ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क, इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में किया है। अच्छा, पीएम मित्र पार्क को हम काफी बार पहले भी, कुछ महीने पहले डिस्कस कर चुके हैं, यह इंपॉर्टेंट भी है। मई 2026 में रिसेंटली तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क शुरू हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 1695 करोड़ की लागत में इसे बनाया गया, और 1327 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ये एक टेक्सटाइल पार्क है ना, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे 7 पीएम मित्र पार्क पूरे इंडिया के अलग अलग जगह पर बनाए जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे। तो ये पीएम मित्र स्कीम के तहत स्थापित पहला ऑपरेशनल मेगा टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो जॉब से जनरेट करना, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को मजबूत करना, यह उद्देश्य है पीएम मित्र पार्क का। तो पहला जो ऑपरेशनल है, 7 बन रहे हैं वैसे, लेकिन जो शुरू हो चुका है और जिसका इनॉग्रेशन किया गया है तेलंगाना के वारंगल में है। ओके,
देखो पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम देखे ना तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम इसे कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक योजना है। इसके तहत क्या होगा कि एक टेक्सटाइल पार्क पूरा हब बनाया जाएगा जहां पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट सब कुछ एक ही स्थान पर किया जाएगा। और यहां पर स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाए जाएंगे। अगर यहां पर फैक्ट्री कंपनी से स्थापित होती है तो उनको टैक्स में भी रिलीफ दिया जाएगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको जो टैक्स देना पड़ता है यहां पर उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, इस स्कीम की घोषणा वैसे 2021 में हो चुकी थी, लेकिन पीएम मित्र स्कीम को 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अप्रूव किया था। तो ये 2023 में शुरू की गई है, फाइनली अनाउंस 2021 में हो चुकी थी। समझ में आ गया। अब इंडिया के 7 ऐसे इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पर एक एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है। अभी तेलंगाना के जो वारंगल में है वो शुरू किया जा चुका है। ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। टोटल 4,445 करोड़ रुपए की ये पूरी स्कीम है। उद्देश्य वही है, टेक्सटाइल हब बनाना, इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। वारंगल पहले केवल ट्रेडिशनल वीविंग या एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, कृषि के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह मॉडर्न टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाएगा। इसलिए यहां पर पहला टेक्सटाइल पार्क शुरू हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस पहल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारतीय जहाज और कार्गो वेसल्स को युद्ध जोखिम बीमा सुरक्षा देना है? तो ये वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्कीम है ना, जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है और इसे नाम दिया गया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इस पहल को लॉन्च किया। उद्देश्य, क्योंकि आज हम देख ही रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अदर जो ओशियन है वहां पर जो हमारे वेसल है, जो हमारे कार्गो वेसल है, जो भारतीय शिप्स है, उनको काफी रिस्क रहता है। अभी तक क्या होता है, इनको जो इंश्योरेंस दिया जाता था ना वो विदेशी कंपनियों के द्वारा दिया जाता था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल नाम का इनिशिएटिव है। इसके तहत इंडियन शिप कार्गो वेसल को इंटरनेशनल सी रूट पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देगी इंडियन गवर्नमेंट। ओके, खासकर वॉर रिस्क जोन है, हाई रिस्क जोन है, तो ऐसे जोन में इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए नई दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल पहल को शुरू किया है। $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यूएशन की ये इनिशिएटिव है। इसमें ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन की सॉवरेन गारंटी है। मतलब क्या है सॉवरेन गारंटी का? किसी योजना, लोन या इंश्योरेंस के लिए सरकार खुद गारंटी देगी। मतलब जो गारंटर है उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट खुद गारंटी देगी और जरूरत पड़ने पर भुगतान भी करेगी। ओके, तो ये है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य आपको पता चल ही गया है, जो जहाज है समुद्री वेसल से उनको प्रोटेक्ट करना, उनको जोखिम के समय में उनको उनके पैसे का भुगतान करना, क्योंकि इंश्योरेंस पूल है तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ताकि भारत में एक तो फॉरेन इंश्योरर जो है उन पर डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि अभी तक ये इंश्योरेंस करते थे, अब इंडियन गवर्नमेंट खुद करेगी। इंडियन मैरीटाइम ट्रेड को सिक्योरिटी देना, हमारे जो वेसल और शिप है वो बिना किसी डर के आराम से अपना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए, यह उद्देश्य इस इनिशिएटिव को शुरू करने का। ओके, तो यहां पर 15 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री 5वीं बार लगातार एन रंगासामी बने। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता एस जयशंकर ये कर रहे हैं। मई 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। हाल ही में लॉन्च किया गया सेहत इनिशिएटिव, ये कृषि, पोषण और स्वास्थ्य पर एकीकृत मॉडल है। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह हो गई है 15%। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजना को अस्थायी रूप से 30 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। कनकगिरी उत्सव 2026 कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं योवेरी मुसेवेनी।
2026-27 के सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 14 खरीफ क्रॉप पर एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। निम्न में से कौन सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं होते हैं? तो ये होम मिनिस्टर शामिल नहीं होते, बाकी तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये है उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। पटना बर्ड सेंचुरी, ये रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राज्य जिसने अलग एल्डरली बजट की घोषणा की, यह केरला है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ो। पहला है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास इंडिया और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? तो किसके मध्य में आयोजित किया जाता है, यह बता देना। नीति आयोग के अंतरिम सीईओ कौन है? कुछ समय पहले ही इनकी नियुक्ति की गई है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आराम से पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।